सोनोवाल साहब, स्वागत है आपका पंचायत आज तक असम में। अभी हमने तरुण गोगोई को सुना। 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 दफा स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उनकी तुलना में बीजेपी ने खड़ा किया है आपको। आपको नहीं लगता कि आपकी पॉलिटिकल हैसियत जो है, पॉलिटिकल कद जो है, तरुण गोगोई के कंपैरिजन में काफी हल्का लगता है? आप काफी इनएक्सपीरियंस लगते हैं। तरुण गोगोई एक बहुत एल्डर स्टेट्समैन की भूमिका में। हमारा पिता समान है, तो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन हमसे बहुत पहले शुरू किया। ये स्वाभाविक है। तो मैं भी कोशिश में हूं, लगे हुए हूं सीखने के लिए, अनुभवी बनने के लिए। असम की जनता पिछले 25 साल हमेशा मेरा साथ देते आए हैं, तो इसलिए मैं असम की जनता को मैं बहुत बहुत प्रणाम देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे सिखाया है, उन्होंने मुझे बड़ा किया है। अगर राजनीतिक धरती पर आज इस स्तर पर आने के लिए अगर मुझे थोड़ा बहुत काबिलियत हुआ है, इनके पीछे असम का जनता का आशीर्वाद और सहयोग है, बस। तो तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार ने क्या? सोनोवाल साहब, स्वागत है आपका पंचायत आज तक असम में। अभी हमने तरुण गोगोई को सुना। 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 दफा स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उनकी तुलना में बीजेपी ने खड़ा किया है आपको। आपको नहीं लगता कि आपकी पॉलिटिकल हैसियत जो है, पॉलिटिकल कद जो है, तरुण गोगोई के कंपैरिजन में काफी हल्का लगता है? आप काफी इनएक्सपीरियंस लगते हैं। तरुण गोगोई एक बहुत एल्डर स्टेट्समैन की भूमिका में। हमारा पिता समान है, तो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन हमसे बहुत पहले शुरू किया। ये स्वाभाविक है। तो मैं भी कोशिश में हूं, लगे हुए हूं सीखने के लिए, अनुभवी बनने के लिए। असम की जनता पिछले 25 साल हमेशा मेरा साथ देते आए हैं, तो इसलिए मैं असम की जनता को मैं बहुत बहुत प्रणाम देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे सिखाया है, उन्होंने मुझे बड़ा किया है। अगर राजनीतिक धरती पर आज इस स्तर पर आने के लिए अगर मुझे थोड़ा बहुत काबिलियत हुआ है, इनके पीछे असम का जनता का आशीर्वाद और सहयोग है, बस। तो तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार ने क्या को आप बदलना चाहते हैं? अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं आज से कुछ हफ्ते बाद, आप क्या बदलना चाहेंगे असम के अंदर? देखिए, असम लाइक एज यू नो, कांग्रेस ने पिछली 55 साल सत्ता में है और उनको बार बार जनता ने मौका दिया, इसी उम्मीद से कि असम को दुनिया में एक नया पहचान देंगे, क्योंकि असम का जितना भी पोटेंशियलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज है, उसी हिसाब से असम को एक मजबूत राज्य के हिसाब से प्रतिष्ठित करेंगे, ऐसा जनता का मानना था। इसलिए जनता ने बार बार उनको मौका दिया। बार बार मौका मिलने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। आप देखिए असम की किस स्तर पर, किस एरिया में डेवलपमेंट है। इतना नाराजगी है कि असम की अभी जो बेरोजगार नौजवान है, वो अपने कर्मस्थान ढूंढने के लिए असम से बाहर जाना पड़ता है। तो उनका मन में कोई यहां उम्मीद है ही नहीं। उनको ऐसा लगता है सरकार है लेकिन यहां कोई रोशनी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। तो इसलिए उजाला उन्होंने देखा ही नहीं। और जब उनको इतिहास पढ़ने के लिए मौका मिलता है, तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम, Assam used to be one of the highest revenue paid state in the country. That like in a position Assam enjoyed. Because of our potentialities and possibilities, we have all the resources available in this state. But Congress, in their almost 6 decades of their rule, they have put the entire state into darkness. तो इसलिए काला बादल की बीच में असम को ढकेला। तो अभी हमारा सबसे बड़ा चुनौती है असम को वहां से निकल के एक बहुत मजबूत राज्य के हिसाब से प्रतिष्ठित करना। सर, आपको करीब 21 महीने हो गए स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पे। अब तक आपने 21 महीने में क्या किया जिसको आप जनता के सामने रखना चाहेंगे सबूत के तौर पे कि अगर आपको मौका मिला तो आप असम की तस्वीर बदल दें? हाँ, देखिए, हमारा सबसे बड़ा चुनौती है साफ गेम। आपको भी मालूम है, कम दिनों में, कम पैसों में ऐसा एक गेम आयोजन करना था,
तो उसमें काफी चुनौती था। असम सरकार शुरुआत से घबराहट दिखा रहा था। उन्होंने बार बार पैसों का जिक्र कर रहा था, ये से होगा नहीं होगा, अनिश्चित एक माहौल बना रहा था। खास करके गोगोई जी, उनके बयान अभी भी मौजूद है अखबार में, तो कंफ्यूजन पैदा कर रहा था। तो इसके बावजूद हम लोगों ने यही निर्णय किया, गुवाहाटी के जनता से बात किया, शिलोंग की जनता से बात किया, और सारे नॉर्थ ईस्ट के जितना भी फॉर्मर प्लेयर्स हैं उन लोगों से भी बात किया, स्पोर्ट्स एसोसिएशन से बात किया। सबका ही मानना था भाई पहली बार के लिए हमें एक मौका मिला है इतना बड़ा खेल आयोजन करने के लिए, तो भी इंटरनेशनल इवेंट वेयर ऑल द सार्क नेशन विल टेक पार्ट। तो इट इज द बिगेस्ट चैलेंज, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू शोकेस द पोटेंशियलिटीज ऑफ असम एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ असम। तो दुनिया में अपना पहचान बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। तो किसी भी हालत में ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, यही लोगों का मानना था। पत्रकार बंधुओं से भी मैंने बात किया, गुवाहाटी और शिलोंग, सबका यही मानना था भाई सोनोवाल दा जैसे भी हो खेल होना चाहिए। तो जनता ने साथ दिया, इसकी वजह से आपने देखा भी है। तो यूनियन कैबिनेट में भी धन्यवाद सूचक प्रस्ताव लिया गया है, और माननीय राष्ट्रपति जी ने भी उनके भाषण में उल्लेख किया सफलता के बारे में। तो ये सफलता सिर्फ मेरा ही सफलता नहीं है, ये जनता का सफलता है। असम और मेघालय के लोगों ने, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने ये साबित किया कि हॉस्पिटलिटी की सिलसिले में हम माहिर हैं, बहुत उसी स्थान पर है। और आप अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, हर देश का प्लेयर को आप पूछिए इंडिविजुअली, सबने अपना आनंद व्यक्त किया है। उन्होंने इतना अच्छा आनंद व्यक्त किया है कि ऐसा गेम हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा सुनहरा यादगार बन के रह जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। भगवान की कृपा से, लोगों का सहयोग से ये संभव हुआ। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल मजूली में, मजूली आपको मालूम है ना, आपने गया है कभी? तो मजूली आपका चुनाव क्षेत्र है। तो मजूली है कि इट इज द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो वहां कोई कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। डिलिंक है फ्रॉम नॉर्थ बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र एंड साउथ बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। तो बसनवाइट का बहुत बड़ा मॉनेस्ट्री है, और बहुत मिसिंग ट्राइब हो, अलग अलग ट्राइब का कलरफुल एग्जिस्टेंस है। तो ये बहुत बढ़िया एक जगह है। तो वहाँ मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं है, ये हकीकत में मानना ही पड़ेगा कि कोई गेस्ट हाउस नहीं है। लेकिन लोगों का जो मतलब सांस्कृतिक जो आचरण जो है, व्यवहार जो है, इतना मतलब माहिर है। तो उनमें लोगों ने कहा कि सोनोवाल साहब देखिए, माजुली को किसी ने भी, कांग्रेस ने भी तो कभी माजुली को माना ही नहीं, तो आप वहां यहां कुछ तो कीजिए। खेल मंत्री है, युवा मंत्री है। तो मैंने जब जिक्र किया, जब प्रस्ताव दिया, और जिला स्तर पर उन लोगों ने मान भी लिया, रिसेप्शन कमेटी भी बन गया। बाद में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा नहीं नहीं, किसी भी हालत में माजुली में हम यूथ फेस्टिवल होने नहीं देंगे। तो लोग काफी चिंतित हो गए, हम भी चिंतित हो गए, क्योंकि राज्य सरकार के सहयोग के बिना तो आप कर नहीं सकते कुछ काम। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट विल हैव टू गो हैंड इन हैंड फॉर एनी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट। तो बाद में गुवाहाटी शिफ्ट करना पड़ा, गुवाहाटी में हुआ। तो फिर माजुली का लोगों ने कहा भाई हमारा यहाँ होना चाहिए। तो बाद में हमने फैसला किया, ठीक है हमारा गेस्ट हाउस नहीं है, कोई बात नहीं, होम हॉस्पिटलिटी दिया जाएगा। तो वहां नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल मनाया गया। तो वहां सिर्फ नॉर्थ ईस्ट 8 स्टेट का ही नहीं, 17 स्टेट का युवा प्रतिनिधि ने भाग ले। एक सप्ताह तक बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। माजुली का लोगों ने दिल खुल के उनको सपोर्ट किया। मैं हमारे माननीय परम पूज्य सत्ताधिकार प्रभु के शरण में कोटि कोटि प्रणाम मैं देता हूं, और माजुली का लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने सारा देश में ऐसा एक मतलब ऐसा एक परंपरा साबित किया जो अभी भी हमें पढ़ने में, सुनने में हम प्रभावित। सर, लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस था, 7 सीटें आपने जीती थी। उसके बाद जो लोकल म्यूनिसिपल बॉडी के चुनाव हुए उसमें भी आपकी पार्टी ने अच्छा किया। अगर हम लोकसभा चुनावों को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं असेंबली डेटा पे, तो 126 में से 69 सीटें आप निकाल जाते हैं, यानी कि जादुई आंकड़े के पार होते। बीजेपी अगर जादुई आंकड़े के पार अकेले रहती तो आप इतने टेंशन में नजर क्यों आ रहे हैं? बार बार आप कहीं एजीपी को पकड़ के ला रहे हैं, बोडोलैंड पीपल फ्रंट को ला रहे हैं, आप अकेले क्यों नहीं चुनाव लड़ते? देखिए, असम में सबसे बड़ा खतरा पैदा
दो शक्ति ने किया है, एक कांग्रेस और एक एआईयूडीएफ ने। दोनों शक्ति ने मिलकर विदेशी घुसपैठियों का साथ नाता जोड़ा है और असम को बर्बाद करने में लगी हुई है। तो इसलिए इससे सुरक्षित करने के लिए हमने असम का लोगों से बहुत बातचीत किया। बराक वैली एंड ब्रह्मपुत्र वैली दोनों मैदान में बसे हुए, पहाड़ी इलाका में बसे हुए, तो लोगों का ही कहना है बीजेपी आप सबका साथ नाता जोड़िए, दोस्ती बनाइए, जो इंडिजिनियस ग्रुप है सबका साथ दोस्ती बनाइए टू डिफीट दिस टू लाइक एनिमीज ऑफ असम। कॉन्फिडेंस की कमी नजर आती है। नहीं, कॉन्फिडेंस का कमी नहीं है। कॉन्फिडेंस होता तो अकेले लड़ते आप। नहीं, इस मुल्क के हुकूमत असम का लोगों का हाथ में होना चाहिए, किसी भी हालत में विदेशी घुसपैठिया का पास सामने होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने सबका साथ, जैसे हमारा माननीय मोदी जी ने जो नीति दिया है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर ही अपना धरती सही सुरक्षित करने के लिए, अपना सभ्यता, अपना संस्कृति सही सुरक्षित करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो इसमें कोई कमजोरिया का बात नहीं है। टेकिंग एवरीबडी अलोंग इज ए काइंड ऑफ गुड जेस्चर एंड फॉर्मिडेबल इक्वेशन एंड कॉम्बिनेशन टू डिफीट आवर एनिमी। पर आपकी ही पार्टी में काफी नेगेटिव फीडबैक हुआ है इसके बाद। आपके दो नेता शंकर प्रसाद रे छोड़ के चले गए, सब्दाराम रभा छोड़ के चले गए, कांग्रेस दोनों ने ज्वाइन कर लिया। तो लग रहा है कि आप अपनी ही पार्टी को संभाल नहीं पा रहे, दूसरों को कहां संभालें? ऐसा नहीं है। ऐसा तो इट्स ए नॉर्मल फिनोमेना इन पॉलिटिक्स। जो बड़ा लक्ष्य है देश के लिए, समाज के लिए, उस लक्ष्य के लिए जो भी तैयारी होता है, तो उनके लिए मुझे लगता है इन चीजों का कोई मान्यता नहीं होता। मुझे लगता है जिन्होंने भी आज छोड़ के गया है उनके खिलाफ मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं, लेकिन हमारे पार्टी का जो कार्यकर्ता है अभी भी इतना मजबूत है, इतना उसके हृदय में इतना हिम्मत है लड़ने का। तो मुझे लगता है कि अगले चुनाव आप देखते रहिए, 7 अप्रैल और 11 अप्रैल को होने वाला है। तो इसमें हमारे कार्यकर्ता ये साबित करके रखेंगे कि असम का जनता को साथ लेकर कैसे हम अपने माहौल बदल सकते हैं, ये वो साबित करेंगे। सर, आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता तो बल्कि थोड़े परेशान हैं। कभी किसी पार्टी से आप आ जाते हैं, कभी किसी दूसरी पार्टी से हेमंत बिस्वा शर्मा आ जाते हैं। ऐसा है कि हमारे जो लक्ष्य है, यू शुड कंसिडर कौन सा पार्टी से आ रहा है, ये बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात है कि हमारा जो बड़ा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हमें पहुंचना चाहिए, अपने जो मंजिल हासिल करना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने नाता जोड़ा है, दोस्ती बनाया है। तो अपने धरती का सही सुरक्षित के लिए हम लोगों ने लड़ाई करने का फैसला किया है। तो इसमें कौन सी गलती है? अपना मातृभूमि का सही सुरक्षित के लिए अगर सुपुत्र लड़ाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा? विदेशी घुसपैठिया। अच्छा सर, आप यहाँ बड़े मंच पे बैठे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। आप हेमंत बिस्वा शर्मा से डरते हैं क्या? क्यों? क्योंकि जब वो डेप्यूटी थे तरुण गोगोई के, तो लंबी उन्होंने लड़ाई अपने बॉस के खिलाफ लड़ी। ऐसे आदमी से मैं तो बड़ा डरता हूं। आप भी डरते हैं क्या? अरे भाई, इसमें डरने का क्या बात है? वो तो हमसे उम्र में छोटा है, वो हमें से दादा दादा बोलता है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि एक साथ लड़ाई करेंगे और कांग्रेस एआईयूडीएफ को डिफीट करेंगे। दैट इज आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव। नहीं, पर कहीं ना कहीं तो उनको भी मन में लगता होगा ना कि मैं बीजेपी आया क्योंकि मैं नंबर 2 था। अब यहाँ पे आके अगर नंबर 2 बनना है तो कम से कम तरुण गोगोई इतने जूनियर आदमी का नंबर 2 अपने मातृभूमि सही सुरक्षित के लिए कोई भी बेटा, कोई भी बेटी अगर लड़ाई करे, इसमें कोई 1 नंबर 2 नंबर का सवाल पैदा ही नहीं होता है। हम तो सिपाही है और मातृभूमि का सही सुरक्षित के लिए लड़ाई करना हमारा जिंदगी का मूल लक्ष्य है। तो इसमें छोटा बड़ा का क्या मतलब है? 1 नंबर 2 नंबर का क्या मतलब है? किसी भी नंबर में रह के आप अपने मातृभूमि के लड़ सकते हैं। आपको चिंता होती कभी आपके खिलाफ भी कैंपेन कर सकते हैं जैसे तरुण गोगोई के खिलाफ किया? आपको चिंता होती है कि कभी आपके खिलाफ भी बगावत कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई चिंता नहीं है। आई एम ए वेरी ओपन मैन, वेरी पॉजिटिव मैन। आई एम ए डिसाइपल ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो लॉर्ड कृष्ण ने जो भी सिखाया है, मुझे हमेशा पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग पॉजिटिव इन माय माइंडसेट, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, इवनिंग टिल मॉर्निंग। सो 24 घंटा हमारे मन में पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। तो इसलिए मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं देखता हूं, हमेशा दोस्त देखता हूं, शुभ सिद्ध देखता हूं।
अच्छा सर, प्रधानमंत्री मोदी जब कैंपेन कर रहे थे 2014 के चुनाव से पहले असम आए, उन्होंने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूं, तो मेरे पीएम बनने के बाद इलीगल इमिग्रेशन का जो पूरा ड्रामा है ये रुकेगा। अब तक 2 साल में सरकार ने क्या किया इलीगल इमिग्रेशन एक को बात रोकने है, कांग्रेस ने असम समझौता लागू करने का वादा किया था। दैट वाज द प्रिंसिपल कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ द कंट्री इन 1985, and that commitment, that promise was made by then Prime Minister elect Rajiv Gandhi from the campus of Lal Killa. Everybody remember it. So since then, Congress ruled both center and state maximum number of times, but they have never touched the core issue of Assam Accord. But it is only BJP, even within the 20-month time, Modi ji has taken a firm stand on it, particularly to seal the Indo-Bangla border permanently. To seal the Indo-Bangla border permanently, you need to have an accord with Bangladesh. So land boundary agreement was signed. Now it is clear, then Indo-Bangla border will be sealed within a time frame. And once it is sealed, there will be no further influx. There are no smuggled activities, cattle and arms, and no the invasions of the extremists in the form of the fundamental groups, etc., etc. So this all kind of illegal activities will be permanently stopped. So who has taken this firm decision? Why Congress has not been able to take decision for decades together? Because they didn't have any sincerity, any commitment to the people of Assam. They don't want that Assam to be protected. So simply they want that let Assam become a vote bank in the presence of those illegal migrants. So this is the dirty design of Congress regime. That is why they have failed. Then if very important decision can be made within 20-month time, why they have failed to take decision, take the call in the last 3 decades, that is a $1 million question to them. So I believe, even in case of NRC, preparation of updating NRC, only this particular process has started from our time. सर वो तो कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसमें आपका कोई No, but actually our government has given 144 crores to the state government of Assam to go ahead with this particular. आपको लोगों को सच बताना चाहिए ना, सच तो ये है कि कोर्ट ने ऑर्डर किया। नहीं, कोर्ट ने ऑर्डर किया है, लेकिन बाकी मशीनरी को काम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से हमारा होम मिनिस्टर जो नोडल मिनिस्टर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ असम अकॉर्ड, हमारी तरफ से मजबूत कदम उठाया गया है। पहले तो कांग्रेस ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए 2 रेवेन्यू सर्कल उन्होंने सिलेक्ट किया था, एक तो बरपेटा, दूसरा सोयगांव। बरपेटा में उन्होंने एक नाटक किया, कांग्रेस ने कोई माइनॉरिटी ग्रुप के जरिए उन्होंने एक वहां कैओटिक सिचुएशन क्रिएट किया और बाद में कहा कि अभी ये संभव नहीं है। ये कांग्रेस का ड्रामा था। कांग्रेस नहीं चाहते कि यहां बुद्धिसी घुसपैठिया का कोई असुरक्षित वातावरण बने, वो हमेशा उनके पक्ष में है। सर आपने भी तो कहा कि जो हिंदू इमिग्रेंट्स हैं जो बांग्लादेश से आए हैं उनको आप यहाँ पे परमानेंट सिटीजनशिप देना चाहते हैं, उससे भी आसाम के लोगों में नाराजगी है और बीजेपी की लोकल यूनिट में भी नाराजगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मतलब मीडिया में जो चर्चा हुआ है उसी हिसाब से इतना वॉल्यूम नहीं है। देखिए जो नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है आपको भी मालूम है, ये तो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के वजह से 6 रिलीजियस जो कम्युनिटी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, देश में जो भी है उनको सही सुरक्षित दिया जाएगा। यही है वादा उसी नोटिफिकेशन का। तो असम सिर्फ असम इसी का जो इस सिद्धांत का अकेला बर्डन असम को नहीं लेना चाहिए, सारा देश इसका जिम्मेदारी पालन करेगा। तो मुझे लगता है जो मीडिया में चर्चा हुआ है उसी हिसाब से यहां ऐसा नहीं है। और जो हिंदू बंगाली है तो उनको भी तो ऐसे ही भगाया गया है बांग्लादेश से, उनका सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? हमको ही लेना होगा, वो जाएगा कहां? क्या आप इस चुनाव में बदरुद्दीन अजमल के साथ सेटिंग के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? क्या बदरुद्दीन अजमल आपकी मदद कर रहे हैं इस चुनाव में? किसी भी हालत में उनका साथ जाएंगे नहीं, वो तो हमारा दुश्मन है। पर फिर आप यहाँ पे जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं सब कहते नहीं बदरुद्दीन अजमल और बीजेपी के बीच में मैच फिक्सिंग। देखिए एक बात है, कल जो चुनाव हुआ है राज्यसभा के लिए,
तो बदरुद्दीन ने किसको वोट डाला? अभी तरुण गोगोई से पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे उसका वोट नहीं चाहिए था। नहीं, नहीं, वो तो नहीं, जबरदस्ती नहीं। करके वोट देके चला गया। गोगोई साहब उसका बयान तो हर महीना में बदलता है। एक दिन गोगोई साहब ने कहा हु इज बदरुद्दीन, सवाल खड़ा किया था, आसमान में सवाल खड़ा किया था। असम का लोगों का मानना था बाप रे बाप, इतना बड़ा धरती पुत्र हमारा आ गए, हमारा सुरक्षा के लिए अभी कोई चिंता नहीं है। बाद में उसी बदरुद्दीन के साथ नाता जोड़ के उन्होंने सत्ता में आया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। तो गोगोई साहब जो भी बोलता है आप उनको विश्वास में मत लीजिए, पर बदरुद्दीन अजमल, देश का नुकसान हो जाएगा। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने कई ऐसी सीटों पे कैंडिडेट खड़े किए जहां उनका जीतने का कोई चांस नहीं। लोग कहते हैं ये कर रहे हैं आपको फायदा पहुंचाने के। किसी भी हालत में नहीं। वो साउथ पोल है, हम नॉर्थ पोल है। नहीं सर, तो पीडीपी कौन सा पोल है? नहीं हो सकता। सोनोवाल साहब, पीडीपी कौन सा पोल है? नहीं, सुनिए, मैं असम के बारे में बोल रहा हूं। आप असम, अरे पर कश्मीर भी तो इंडिया में ही है। देखिए, कश्मीर का सवाल यहां नहीं होता है, असम का सवाल कीजिए आप, बिकॉज यू नो दिस इज असम इलेक्शन। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले बीजेपी के जो लीडर थे वो भी यही बोलते थे। दैट पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज क्वाइट डिफरेंट। क्या फर्क है? सुनिए, एक बात है, यहां 6 साल का मूवमेंट हुआ है, आपको मालूम है, 6 साल का आंदोलन हुआ है, बाद में समझौता हुआ, समझौता में वादा किया गया कि ये क्लॉजेस इसमें इंक्लूड किया गया है, उसको हम पालन करेंगे, उसको हम लागू करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। अभी असम के लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा किसने पैदा किया? बदरुद्दीन ने पैदा किया, क्योंकि आफ्टर द रिपील ऑफ द IMDT एक्ट बाय द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, सो व्हाट ही डिड, he has invited 14 fundamental group at Guwahati and decided to launch a political party to defy the judgment of the Supreme Court. So that was going against the interest of the nation, against the interest of the people of Assam. नहीं, पर काफी उन्होंने बीजेपी की तारीफ भी की है, पार्लियामेंट में मिलते रहते हैं, सेंट्रल हॉल में काफी बीजेपी की तारीफ करते रहते हैं। आप ये सवाल उनको कीजिएगा, लेकिन हमारा नहीं मानना है कुछ तो मैच फिक्सिंग होगी ना। अगर असली में दुश्मन होते, किसी भी हालत में मैच फिक्सिंग नहीं होगा। साउथ पोल होते, उनके खिलाफ है। विदेशी घुसपैठिया को असम से निकालना हमारा मेन मकसद है, फर्ज है। तो आप कोई टाइमलाइन है आपके पास कि विदेशी घुसपैठी कितना जल्दी निकाले जाएंगे अगर आप सीएम बनते हैं? तो सीएम बनने के बाद आप देखते रहिए, हम एक का बाद एक कदम उठाते जाएंगे और मजबूत कदम उठाएंगे ताकि हर असम के लोगों को मतलब सुरक्षा मिले। आप कोई डेडलाइन सेट कीजिए ना सर, ऐसा नहीं फिर आप बोलेंगे कि अभी 2016 हुआ है, 2021 में मैं निकालूंगा। बात है, डेडलाइन ऐसे सेट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि पहले आपको सारे विषय को, अभी यहां से हम अगर डेडलाइन बोल दे सिर्फ आपको मतलब मनाने के लिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इन सेंसिटिव इश्यू पर हमको अपना अनुभवी, अपना जो कमिटमेंट है उसको हमको वहां मतलब पालन करना होगा। कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ तो स्ट्रैटेजी बनाई होगी आपने। स्ट्रैटेजी है, अभी बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं? अभी क्यों बोलेंगे? जनता जानना चाहती है। जनता को हम पहले, जनता हमें, हमारा जनता से यही मतलब आग्रह है, यही प्रार्थना है कि हमको सत्ता में बैठाए। सत्ता में बैठाने का बाद बैठाएंगे ना, अगर आप समझाओगे करोगे क्या? आप देखिए, रहे हो, आप बोल रहे हो मुझे सत्ता दे दो। सत्ता में आने का बाद असम का तस्वीर हम बदल डालेंगे, बस इतना ही कह दिया आपको। 5 साल हमें मौका दीजिए, 5 साल में हम असम का तस्वीर बदल देंगे। चलिए, हम कुछ सवाल भी लेते हैं, आप एक एक करके अपने हाथ खड़े करें, फिर हम सवाल लेते हैं। कौन पूछना चाहता है सवाल? सर, आप पूछना चाहते हैं? मैं चाहूंगा कि जो बीजेपी के लोग हैं वो सवाल ना पूछें, वो मैच फिक्सिंग हो जाएगी जो हम आरोप लगा रहे थे। जो बाकी लोग यहाँ पे आए हैं वो सवाल पूछे। माइक किसके पास है? यहाँ पे लेके आई, जिसको मैं कहता हूँ आप उसको माइक दीजिए, ऐसे नहीं। एक्सक्यूज मी, आप मेरी तरफ देखिए, जिसको मैं कह रहा हूँ आप उसको माइक दीजिए। यहाँ पे माइक दीजिए, इनको माइक दीजिए। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है सर कि आप अगर सीएम बनेंगे तो हेमंत बिस्वा शर्मा डिप्टी सीएम बनेंगे या आपका जगह जाएंगे सर? सुनिए, एक बात है, हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। नहीं, फिर भी देखिए, हम भी जानना चाहते हैं ना, दो महारथी असम के अंदर में, 2 महारथी, एक महारथी तो यहाँ रह जाता है, तो दूसरा महारथी कहाँ जा रहा है? एक साथ मिलकर हम काम करेंगे। तो आपकी कैबिनेट में होंगे? एक साथ मिलकर हम काम करेंगे। आपकी कैबिनेट में? अरे, वी विल वर्क टुगेदर, वी आर इन द टीम, वी आर इन द सेम बोट ब्रदर। चलिए, कौन पूछना था अगला सवाल? चलिए आप पीछे वो खड़े एकदम उत्साहित, उनको दीजिए माइक। नमस्कार सर, आपने कहा
कि हमको 5 साल दीजिए, हम यहाँ से बांग्लादेशी को भगा देंगे। नरेंद्र मोदी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था इलेक्शन से पहले, मुझे याद है, आप भी उन पार्टी का भी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है, उन्होंने कहा था कि हमको मौका दीजिए, हमको इलेक्शन में जिता दीजिए, लोकसभा में बांग्लादेशी को भगा देंगे। सर आपने तो इधर जो उनको रेड कारपेट दे करके बहुत सारा 1000 बीघा माटी दे दिया सर, पहला। ऐसा दूसरा, नहीं सर आप बोलिएगा, लेट मी फिनिश। नहीं, पर लंबी स्पीच देने की मैं नहीं है, छोटा थोड़ा सवाल बोलूंगा पूछना है। सर। हाँ। और देखिए सर, आप असामीज है, असामीज गुप्ता हत्या, आप जिसके साथ अभी अलायंस किए हैं एजीपी के साथ, मैं नाम नहीं बोलूंगा, उसका जो नायक था एक समय में हमारा असमिया समाज का, वो आज को सब एडमिट करता है, वेदर यू एडमिट और नॉट आई डोंट नो, ही इज द मेन कल्प्रिट। और बस ऐसा लोगों के साथ आप बना लिया है, सवाल पूछ क्या लिया। आप असम को देगा? अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल देखिए, असम में बसे हुए जो ग्रेटर असमीज सोसाइटी के सुपुत्र हैं, असमिया, मारवाड़ी, बिहारी, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, सबका सही सुरक्षा देना हमारा फर्ज है। तो उसी धर्म को हम पालन करेंगे, इसलिए हम एनआरसी, सही रूप से एनआरसी को हम बनाएंगे ताकि एनआरसी में ऑल द बोनाफाइड इंडियन सिटीजन नेम कैन बी इंक्लूडेड। और जब एनआरसी एक बार बन गया तो बीडीसी का परिचय ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो हमारा जो हिंदुस्तानी समाज है, भारतवर्ष का जो भी नागरिक है, तो उनका जो भी इच्छा है, अपेक्षा है, उनका सही सुरक्षा, सही पालन करना हमारा धर्म है, उसी हिसाब से हम पालन करेंगे। तो मैंने इसलिए बोला, सत्ता में आने के बाद बीडीसी घुसपैठिया विषय को हम सही रूप से उसको हम आप वापस बांग्लादेश भेजेंगे? देखिए, मतलब हमारे लोगों का क्या अपेक्षा है, सबसे बड़ा अपेक्षा है किसी भी हालत में हमारा अधिकार को विदेशी घुसपैठिया छीन ना पाए, इसका व्यवस्था करना। आप सवाल को घुमा रहे हैं, आप वापस भेजेंगे कि नहीं बांग्लादेश? सुनिए, एक बात है, पहला तो एनआरसी इसलिए बनाने के लिए फैसला किया है, निर्णय किया है, एनआरसी जब तक नहीं बनेगा, कौन विदेशी कौन स्वदेशी, किसको कैसा जमीन का अधिकार मिलेगा और कैसा वोटिंग राइट मिलेगा, सारे विषय कॉन्स्टिट्यूशनल। सर वो हमें मालूम है, मैं कह रहा हूँ एनआरसी चलो बन गया, एनआरसी बनने के बाद अगर एनआरसी बनने के बाद आप क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम दूसरी कदम उठाएंगे। क्या कदम उठाएंगे? जो कदम आपने अपेक्षा किया है। नहीं, मैंने तो कोई अपेक्षा नहीं किया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपेक्षा तो आपसे है। निकालने का निकालेंगे। हाँ। और अगर बांग्लादेश की सरकार वापस ना ले बोले तो आपके लोग, मैं क्यों वापस? अरे उसका व्यवस्था हम करेंगे, जैसे हम लोग लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट संभव किया उसी हिसाब से हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरी सवाल, सीक्रेट किलिंग के सिलसिले में सार आयोग गठन हुआ है, गोगोई जी का कार्यकाल में हुआ है 2001 से 2015 तक, और उसमें आयोग ने कौन कैसे सीक्रेट किलिंग में मतलब शामिल है, इसका सारे प्रतिवेदन उसमें उन्होंने उल्लेख किया है प्रतिवेदन में। लेकिन गोगोई जी चुप बैठे, एक भी कार्रवाई नहीं किया। उन्होंने इस इश्यू को, मुद्दा को इसलिए खड़ा जिंदा रखा ताकि इलेक्शन में लाभ मिले, फिर से अभी इस इलेक्शन में उन्होंने शुरू किया। तो हमारा सवाल यही है गोगोई जी का पास में, आपका 4 कमीशन रिपोर्ट आपका पास में है, आपने होम मिनिस्टर होने के नाते, चीफ मिनिस्टर होने के नाते आपने अध्ययन भी किया, उसके बावजूद आप एक भी सीक्रेट किलर के खिलाफ क्यों कदम नहीं उठाया? ये सवाल का जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, मनोज क्या पूछना थी? जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो सोशल वॉर है और जो पोस्टर वॉर है, उसमें जो पोस्टर्स दिखते हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और सर्बानंद सोनोवाल जी साथ में दिखते हैं, और वहीं दूसरी ओर गोगोई साहब और बाकी नेता दिखते हैं। क्या मुख्यमंत्री टू मुख्यमंत्री लड़ाई नहीं हो सकती? यहाँ भी दिल्ली का इंटरवेंशन जरूरी है? वो तो शुक्र है इनकी शक्ल आ रही, बिहार में तो शक्ल भी नहीं थी लोकल कैंडिडेट की। क्या मैं बोल रहा हूँ, वो तो बिहार में हार हो गई, उसके बाद आपकी शक्ल आ गई, वरना तो बिहार में लोकल कैंडिडेट की शक्ल ही नहीं। एक बात है, की लड़ाई में भी दिल्ली का इंटरवेंशन एक बात है, हमारे जनता की जो भी सुझाव है उसी हिसाब से हम चलते हैं। असम की जनता हमारे लिए पितृ समान है, मातृ समान है, और उन्होंने जैसे सुझाव दिया है उसी हिसाब से बीजेपी काम कर रहा है और काम करेंगे। वो तो कहते हैं, अभी तरुण गोगोई कह के गए
कि लड़ाई मेरी और सोनोवाल से, हु इज ही इज नोबडी, लड़ाई तो मेरी और मोदी से है। वो कह रहे वो तो आपको मानते ही नहीं है। अरे गोगोई जी का यह स्वभाव है, आप शायद गोगोई जी को फॉलो नहीं किया होगा, हर दिन उनका बयान आप पढ़िए। तो गोगोई जी का मुझे लगता है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, पिता समान है, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। और देखिए, जो जैसे अपना हैबिट डेवलप किया है, अगर उनकी हैबिट से जनता का कुछ लाभ हुआ होता तो मुझे अच्छा लगता। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं उम्र हो गई उनकी? नहीं, मैं नहीं कहूंगा ऐसे, लेकिन उन्होंने जो हैबिट डेवलप किया टू अंडरमाइन द अदर्स इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द स्टेट प्रॉब्लम। राहुल कांग्रेस के लीडर प्रद्युत बरदलोई जी हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी, ये अच्छा है, पूछिए बरदलोई। नमस्कार सोनोवाल जी, मैं तो कांग्रेस पार्टी क्यों हूँ, और आपने जो एम्फेटिक डिक्लेरेशन दिया कि 5 साल में अगर आप मुख्यमंत्री बने कि असम का चेहरा बदल डालेंगे, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। रियली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आप इनको देंगे वोट? नहीं, वो बात अलग है, लेकिन जो एम्फेटिक, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, वोट तो मैं इनको नहीं दूंगा, लेकिन डेमोक्रेसी में जो सोनोवाल जी ने बोला कि वेरी एम्फेटिक डिक्लेरेशन हैज गिवन कि 5 साल में असम का चेहरा बदल देंगे, मुझे थोड़ा जानने का इच्छा हो रहा है कि आपका जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स होंगे, क्योंकि 5 साल में आप चेहरा बदलेंगे, कुछ ना कुछ तो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होंगे, तो काइंडली आप वो हाइलाइट्स यहाँ बता दीजिए। थैंक यू। देखिए, ऐसा बात है, हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, इस एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी हमारा पोटेंशियलिटीज है, और हम अगर चाहे हमारे उत्पादन हम वृद्धि कर सकते हैं। अभी सिंगल क्रॉप्स है, सिंगल क्रॉप से ट्रिपल क्रॉप्स तक हम जाएंगे, और गांव के हमारे जो बेरोजगार युवा है उनके स्किल डेवलपमेंट करेंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग एक अभियान चलाएंगे, और हमारे जो भी उत्पादन होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए मार्केटिंग होगा, और मार्केटिंग फैसिलिटी हम तैयार करेंगे। गवर्नमेंट इंश्योर करेंगे ताकि उत्पादन का सही उनको लाभ मिले, कोई भी किसान नाराज ना होए, ऐसा एक लक्ष्य तय करके हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत बनाया जाएगा, और इसके जरिए हमारा इकोनॉमी भी फास्टेस्ट ग्रोथ होगा, साथ साथ में छोटे छोटे उद्योग भी बैठेगा, और हमारे बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार भी बनेगा। तो हमारा यही लक्ष्य है, क्योंकि सदियों से हमारा पहचान यही है, दिस इज एग्रो बेस्ड स्टेट इन द कंट्री। यही प्लान है आपका, बस सिंगल क्रॉप से ट्रिपल क्रॉप? उसका बात, हाँ। तो दूसरी बात है, छोटे छोटे उद्योग यहाँ बैठाया जाएगा गांव में, क्योंकि बड़ा उद्योग तो नहीं हो सकता यहाँ। जो भी उद्योग होगा एग्रो बेस्ड उद्योग होगा, उसके जरिए हम अपना इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रो करेंगे, और साथ में जो भी हमारे अलग अलग सेक्टर है, जैसे पानी है यहाँ, जैसे सुहावना मौसम है, जैसे हमारा कोल रिसोर्सेस है, ऑयल रिसोर्सेस है, टी इंडस्ट्री है, मेनी मोर लाइक सेक्टर्स वी हैव, अबव ऑल रिच कल्चरल रिसोर्सेस है। तो हर रिसोर्सेस को हम सही रूप से उसको साइंटिफिक असेसमेंट करके उसको अपनी दिशा पर ले जाएंगे। बहुत लक्ष्य है हमारा, अभी सारे विषय को यहाँ बताना तो संभव नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, हमारा जो पोटेंशियल्स एंड पॉसिबिलिटीज है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम उसको सही दिशा पर ले जाएंगे, ताकि हमारा इकोनॉमी मजबूत हो, और हमारा जो बेरोजगार को रोजगार मिले, और हमारा देश में एक अलग सा पहचान बने। यहाँ पर असम में मुसलमानों की संख्या 30% से ज्यादा है। आप अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपके राज्य में मुसलमानों की हैसियत और मुसलमानों की पोजीशन क्या होगी? देखिए, असम का जो सोशल स्ट्रक्चर जो है, तो यहाँ असामिया मुसलमान ऑलमोस्ट 40 लाख है, असामिया मुसलमान। तो they have been in Assam for last 800 years. Garia, Maria, Desi, Jula, Soit, Ujani, many more. So earlier, they have been like identified as an ethnic group during the Ahom rule. But later on, उनको भी religious minority की category में डाला गया है। तो वो अभी असुरक्षित है because of the emergence of Badruddin and his group. अभी विजय सिंह घुसपैठिया की उपस्थिति के वजह से हमारे आसामिया मुसलमान अभी काफी असुरक्षित महसूस कर रहा है। उनका काफी समस्या है। वो चाहते हैं कि उनको अलग से पहचान दे। वो भी आसामिया समाज का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो अगर आप मुसलमान कहे तो वो भी विक्टिम बन जाता है।
हम चाहते हैं कि भारतीय जो मुसलमान है उसको सही सुरक्षा मिले और उनको रोजगार मिले और उनको आगे जाने के लिए मौका मिले। ऐसा एक कदम यहां उत्तराखंड में सत्ता का संग्राम तेज होता जा रहा है। उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायक आज दिल्ली में मार्च निकालेंगे। शाम 5:30 बजे बागी विधायक बीजेपी नेताओं के साथ विजय चौक से मार्च निकालेंगे और शाम 6:45 बजे